बच्चों, हमने पिछले पाठ में वर्ण के बारे में पढ़ा था। अब हम पाठ 3 में शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द क्या है, शब्द कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। सार्थक क्या होता है, किसे हम सार्थक कहेंगे? तो बच्चों, सार्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ निकले। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम सार्थक कहते हैं और उसे ही हम शब्द कहेंगे। जैसे कि हमने वर्ण बोले क, म, ल। अगर हम इनको वर्णों को अलग अलग बोलते हैं तो बच्चों तो कोई बात समझ में नहीं आती कि हम दूसरों को क्या कहना चाहते हैं। यदि हम इनको एक साथ मिलाकर बोलेंगे कमल, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हम कमल के बारे में कह रहे हैं। तो इस तरीके से वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अब आगे बच्चों हम पढ़ेंगे शब्दों के वर्गीकरण को कितने आधार पर बांटा गया है। अब कितने आधार पर बांटा गया है? शब्दों के वर्गीकरण को 4 आधार में बांटा गया। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। अब नंबर 1 अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांट सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे और उनके उदाहरण सहित हम इनका अध्ययन करेंगे। बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 निरर्थक शब्द, नंबर 2 सार्थक शब्द। अब निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हमने बोला वाय, लाय, वम, नाक। अगर हम बोल रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं इन शब्दों को, तो आप ये सोचेंगे कि हमें क्या कहा जा रहा है, हम किसके बारे में बताएं। ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आ पाएंगी। तो ऐसा ही वर्णों का समूह जो शब्द बनाता है और उसका कोई अर्थ नहीं होता उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब नंबर 2 है बच्चों सार्थक शब्द। जिन शब्दों का अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि पानी, फुर्सत, घर, कलम। इन शब्दों को सुनकर बच्चों हमें पता चल जाता है कि किस शब्द के बारे में कहा गया है। इसके बाद हमें देखना है बच्चों सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं। सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 एकार्थक शब्द, नंबर 2 अनेकार्थी शब्द, नंबर 3 समानार्थक शब्द, नंबर 4 विपरीतार्थक शब्द। अब एकार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का एक अर्थ निकलता है, एक ही अर्थ निकलता है, उसे हम एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमने बोला गाय, तो आप गाय को ही इंडिकेट करेंगे, गाय के को ही देखेंगे कि हाँ ये गाय है, उसको कुछ और नहीं बता सकते। कुर्सी, रोटी आदि। ऐसे ही नंबर 2 है अनेकार्थिक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों के लिए किया जाता है, उनके बहुत अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। जैसे हमने बोला पत्र। अब पत्र का खाली अर्थ पत्र ही तो नहीं है। पत्र को हम चिट्ठी भी कह सकते हैं, पत्ता भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो इन्हें हम अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। समानार्थक शब्द। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें हम समानार्थक शब्द कहते हैं। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही शब्द के बारे में बताते हैं। जैसे भूमि। भूमि को हम धरा भी कह सकते हैं, धरती भी कह सकते हैं, भू भी कह सकते हैं। तो ये एक समान है, एक ही शब्द के तरफ
ये इशारा करते हैं। नंबर 2 हवा। हवा को हम वायु भी कह सकते हैं, समीर भी कह सकते हैं, पवन भी कह सकते हैं। तो ये समानार्थक शब्द कहलाते हैं। अब बच्चों, अब आगे है विपरीतार्थक शब्द। अब ये विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं? ये शब्द होते हैं जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं। उन्हें हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमने बोला नया, नए का उल्टा पुराना। जैसे हमने बोला उदय, उदय का उल्टा अस्त, रात का उल्टा दिन। तो ये बच्चों, आज हमने अर्थ के आधार पर शब्दों को पढ़ा। आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर जाना कि अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। बच्चों, रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। ये रूढ़ शब्द क्या हैं? हम कैसे पता चलाएंगे कि रूढ़ शब्द हैं? बच्चों, ऐसे शब्द जिनकी हम संधि विच्छेद ना कर सकें, जिनको हम विभाजित ना कर सकें, जिनको अलग अलग करने पर उनका अर्थ खत्म हो जाता है, उनका अर्थ नहीं होता, उनका सार्थक अर्थ नहीं होता, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। उनका अपना एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे है ले हल। हल है, हल का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो है प्लस ले। अलग अलग होने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये रूढ़ शब्द कहलाएंगे। और जब हम इन वर्णों को एक साथ जोड़ देते हैं तो जब शब्द बनकर ये है ले हल, हल शब्द बनता है। ऐसे ही बच्चों घर, जल आदि। नंबर 2 यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो शब्द हैं जो एक या एक से अधिक शब्दों को मिलाकर बनते हैं और उनका अर्थ नहीं बदलता, अर्थ वैसा का वैसा ही रहता है, तो उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला। पाठशाला का अर्थ है जहाँ पर हम अध्ययन करते हैं, जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, उसे हम पाठशाला कहते हैं। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें पाठ प्लस शाला, तब भी इसी का वही अर्थ निकलेगा जो पाठशाला संधि करने पर मिलता है। तो ऐसे शब्दों का संधि विच्छेद करने पर, अलग अलग करने पर भी अर्थ नहीं बदलता, अर्थ वही रहता है। ऐसे शब्द यौगिक रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से या शब्दांश से मिलकर बनते हैं और लेकिन अपने शाब्दिक अर्थ, जो अपना अर्थ होता है, मूल अर्थ होता है, उसको छोड़कर अन्य किसी अर्थ के बारे में ज्ञान कराते हैं। ऐसे शब्द जो है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने बोला जलज। जलज, जलज बोलते ही हमारे दिमाग में एकदम कमल शब्द ध्यान आ गया कि जलज को हम कमल कहते हैं। एक दंत का हम नाम लेते ही एक दंत गणेश भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका मतलब है गणेश भगवान के लिए ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है। वो अपने अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे शब्द का, अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, तो ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इससे आगे हम अध्ययन करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशी शब्द। ये तत्सम शब्द क्या होते हैं? जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, तत् प्लस सम। तत् माने वैसा ही, सम माने समान। जैसा था वो उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया। जो संस्कृत भाषा का शब्द
जिस रूप में था उसी रूप में ही उसको हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया, उसी स्वरूप में ही उसका हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया। उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे स्वर्ण, मयूर, ग्राम, रात्रि आदि। इसके बाद है तत्भव शब्द। तत्भव शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिसमें थोड़ा बहुत, थोड़ा कुछ ही परिवर्तन करके उसको हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया, उसको हम तत्भव शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प संस्कृत भाषा का है शब्द, लेकिन उसको थोड़ा परिवर्तन करके फूल बोल दिया गया, उसको हम फूल शब्द तत्भव शब्द है। मोर संस्कृत में इसको हम मयूर बोलते हैं, लेकिन इसमें बदलाव करके मोर कर दिया गया, ये तत्भव शब्द आता है। स्वर्ण का सोना, ग्राम का गांव, इस तरह के शब्द सारे तत्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द का अर्थ है जो देश में पैदा हुए हैं, जो देश के आधार पर, स्थानीय जगह के आधार पर शब्दों में बदलाव कर दिया जाता है, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि खिड़की, जूता, रोटी, लोटा, पगड़ी, ये स्थानीय जगह के जो स्थानीय देश के आधार पर इनमें परिवर्तन कर दिया गया और हिंदी भाषा में इनका प्रयोग कर दिया गया। अब इसके बाद है विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग किया गया, जैसे कि अंग्रेजी भाषा, फारसी आदि भाषा ऐसी हैं जो हिंदी भाषा में उनके शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे हमने बोला पेपर शब्द जो है इंग्लिश भाषा का शब्द है, उसको हम वैसा ही हिंदी भाषा में प्रयोग कर देते हैं। क्लास और इसी तरह के टाइम, स्कूल, टिकट, ऑफिस, फिल्म, इस तरह के शब्द जो हैं ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। बच्चों, इसके बाद है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द वो शब्द हैं जो भाषा में प्रयोग होने पर उनके लिंग, वचन और कारक के बदलने पर, लिंग, वचन और कारक के बदलने पर उन शब्दों का रूप बदल जाता है, तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के का हम वचन लिंग बदलेंगे तो लड़की हो जाएगा, यदि हम उसका वचन बदलेंगे तो लड़का, लड़के। इस तरीके से वचन और लिंग और कारक बदलने के साथ जिन शब्दों का परिवर्तन हो जाता है वो सब विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग भाषा में जब होता है और लिंग, वचन और कारक का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं, उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता। जैसे राजू जोर जोर से रो रहा है, इसमें जोर जोर शब्द जो है, इसमें यदि हम इसका लिंग बदलें, हम बोलें कि नेहा जोर जोर से रो रही है, तो जो जोर जोर शब्द है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये शब्द विचार आप लोगों की समझ में पूर्ण रूप से आ गया होगा और आप सब इस पाठ का अध्ययन करें और इससे आगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।